मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक आनंद और आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ के लेक्चर में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स फ्रॉम 27 जून टू 10 जुलाई 2021। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक जो करंट अफेयर्स सीरीज़ का जो लेक्चर है वो नहीं आया था ड्यू टू सम रीज़न। सो इस वीक में इस लेक्चर में मैंने 2 वीक्स के करंट अफेयर्स को कवर किया है। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ हमारे वीडियोस एंड चैनल अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें, क्विजेज़ एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। एट लास्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, सो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सारे रिसोर्सेज को एक जगह कंबाइन कर दिया है। साथ साथ हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज़, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम टोटल डिस्कस करेंगे 2 वीक्स के करंट अफेयर्स। सो वी हैव 18 क्वेश्चंस। सो इस लेक्चर में हम टोटल 18 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस करंट अफेयर सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ऑन क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्म सब्सिडीज, एमएसपीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। एंड साथ साथ अलाइड साइंसेज जो भी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनके करंट अफेयर्स को भी हम कवर करते हैं इसमें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। So the first question is, which state union government has launched a 15 days Van Mahotsav program to increase the green cover? So options are Haryana, option B is Delhi, option C is Uttar Pradesh and option D is Madhya Pradesh. So आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड द वन महोत्सव tree plantation festival to increase the green cover of the national capital and involve many more people. So जो वन महोत्सव जो है वो अनाउंसमेंट हुआ था। कहने का मतलब है कि अब ये डेट तो बीत चुका है, यानी मुझे हैड बोलना चाहिए। ये जो अनाउंसमेंट किया था गोपाल राय ने किया था, जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो 26 जून की है। तो ये जो वन महोत्सव जो ड्राइव है 15 डेज़ का, वो स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 26 जून और जो कि एंड हो रहा है 10th ऑफ द जुलाई को। ठीक है। सो इस ड्राइव में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले थे? इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने वाले थे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी, एमएलएज, एनजीओज एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो भी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ये जो हमारे गोपाल राय हैं उन्होंने लॉन्च किया था दिस कैंपेन को फ्रॉम बैंक्स ऑफ यमुना, यानी जो रिवर यमुना है उसके बैंक से इसको इनॉग्रेट किया था, या फिर कह सकते हैं कि इस कैंपेन को स्टार्ट किया था। जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया दिल्ली के, उन्होंने इस ड्राइव को 28 ऑफ द जून को ज्वाइन किया और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने 30 जून को इस ड्राइव को ज्वाइन किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दिल्ली। So now moving to the second question. Second question is, who has inaugurated the mega quintal capacity seed processing plant in Jammu and Kashmir, Kathua district? So जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इज जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज डॉक्टर रामविलास शर्मा एंड ऑप्शन डी इज नरेंद्र मोदी। सो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। सो मैं आपको बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ मेगा क्विंटल कैपेसिटी सीड प्रोसेसिंग प्लांट विथ 16 लाख सीड जनरेशन एंड 24 लाख सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो जितेंद्र सिंह जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कथुआ डिस्ट्रिक्ट। सो कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो है इस चीज़ को कब किया गया था? इनॉग्रेट किया गया था 26 जून को। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो ना कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, इवन जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं, आसपास के स्टेट्स हैं लाइक पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, उनको भी कवर करता है। मतलब उनको भी ये कवर करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है,
जो हमारा मिशन है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसमें फार्मर्स को हेल्प करने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, जो सीड प्रोक्योरमेंट जो है फार्मर्स के लिए वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो सुपीरियर सीड क्वालिटी है वो बहुत ईजिली अवेलेबल होगा फार्मर्स के लिए। और अगर हम बात करें तो ये जो सीड्स हैं, अगर बहुत दूर से नहीं मंगा रहे तो फार्मर को जो सीड्स है लेसर कॉस्ट पे भी अवेलेबल होगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एपिटा फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ बर्मीज ग्रेप्स लेटेकू टू दुबई फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, एपिटा ने एक्सपोर्ट किया है बर्मीज ग्रेप जिसका नाम है लेटेकू टू दुबई फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस आर असम, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज मिजोरम। सो सबसे जो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो हमारी सीरीज़ में, सो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ईजिली आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। A shipment of fresh Burmese grapes referred to as leteku in the Assamese language has been exported to Dubai from Guwahati, Assam by air route in a major boost to harness the export potential of agriculture and processed food products from northeastern states। कहने का मतलब क्या है, ये जो एक्सपोर्ट हुआ है वो गुवाहाटी से किया गया है। बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, दरंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से इसे पैक किया गया, ठीक है, मतलब वहाँ पे लाया गया लोकल जगह से जहाँ पे इस ग्रेप्स को मतलब हम कल्टीवेट करते हैं, फिर उसे लाया गया गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फिर दिल्ली, दिल्ली से एंड देन वो दुबई भेजा गया। सो अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें व्हाट इज़ एपिटा, जिनको नहीं पता है एपिटा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या ध्यान रखती है कि जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट्स के जो फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स लाइक प्रोसेस्ड फूड भी हो सकते हैं, उनको हम डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है, जो करते हैं वो एपिटा के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो एपिटा अगर आप रेगुलर अगर न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि एपिटा जो है रेगुलरली बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे आपने मैंगोज़ के बारे में सुना है, कुछ टाइम पहले हमने सुना था जैक फ्रूट के बारे में, ठीक है, कुछ और इससे पहले भी हमने सुना था रेड राइस के बारे में। सो अगर आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो जो एपिटा है बहुत टाइम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जिनको जीआई टैग्स मिला है या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रोड्यूस हैं, उनको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम टू दी डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, सबसे पहला तो रीजन मैंने आपको ये बताया कि टू इनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट गुवाहाटी से किया गया था। ठीक है, पहले हम इस ग्रेप के बारे में बात कर लेते हैं। लेटेकू जो ग्रेप है वो उसमें इन्हांस्ड है विटामिन सी, मतलब विटामिन सी ज़्यादा है, यानी एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। सेकंड इज़ दी आयरन, इसमें आयरन अच्छे मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि इसको दरंग डिस्ट्रिक्ट से दुबई तक पहुँचाया गया है। ठीक है, तो दरंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, असम का। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने इससे पहले अगर न्यूज़ सुना होगा तो एपिडा ने एक्सपोर्ट किया था रेड राइस को, ठीक है, जिसको अगर हम बात करें हिंदी में, असम में वहाँ पे कहते थे इसको बाऊ धान। ठीक है, तो इसको किया गया था, एपिडा ने एक्सपोर्ट किया था रेड राइस को टू यूएसए। ठीक है, अगर ये रेड राइस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये जो है आयरन रिच राइस है, ठीक है, जिसको उगाया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली में। ठीक है, ये स्पेशल राइस इसलिए है क्योंकि इस राइस को उगाने में 0% केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, तो इसका एक्सपोर्ट किया था इन्होंने। ठीक है, एपिडा ने। इससे पहले अगर हम और बात करें तो असमीज़ नींबू, जिसको काजी नींबू कहा जाता है, ठीक है, उसका भी एक्सपोर्ट किया था टू लंदन। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो काजी नींबू जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका भी एक्सपोर्ट किया गया था 40 मेट्रिक टन टू लंदन। उससे पहले एक और चीज़ किया गया था, अब त्रिपुरा बेस्ड एक जैक फ्रूट है, उसको भी लंदन के लिए क्या किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। सो जो भी आपको मैंने नेम्स बताए हैं, आप एग्रीकल्चर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना है, एपिटा जो है अभी मोस्टली अगर देखो तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ही प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टू प्रमोट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी क्लियर है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। So moving to the question number 4, who chaired the meeting in order to improve the availability of phosphatic fertilizers? So जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी इज रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी इज नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी इज हर्षवर्धन। सो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करो और आप इसको अटेम्प्ट करो। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मांडविया, तो क्या है कि ये उस टाइम पे जब ये न्यूज़ थी उस टाइम ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, लेकिन अब भी हम बात करें तो वो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कैबिनेट जो है एक्सपेंशन हुआ है, तो उसमें अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने मीटिंग चेयर करी थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, और बेसिकली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में डीएपी एंड एनपीके, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स बाय मेकिंग इंडिया ट्रूली आत्मनिर्भर इन फर्टिलाइजर्स। सो ये जो पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है 28 जून का। ठीक है, सो ये क्यों किया गया, ठीक है, ये जो मीटिंग है वो क्यों की गई थी? सबसे पहला, टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स लाइक डीएपी एंड एनपीके। दूसरा, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो जो ये हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो है वो 90% जो है अभी भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस इंपोर्ट के डिपेंडेंस को कम करने के लिए उन्होंने मीटिंग करी। ठीक है, और ये मीटिंग इनके साथ करी ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें उन्होंने मीटिंग में क्या डिस्कस किया? द एक्शन प्लान ऑन विच, ऑन व्हाट? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है? एक की रॉ मटेरियल है फॉर द डीएपी एंड एनपीके। मतलब रॉक फॉस्फेट जो है एक की मटेरियल है जिससे हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने डिस्कशन किया 30 लाख मेट्रिक टन ऑफ द मिलियन टन्स ऑफ द फॉस्फोराइट डिपॉजिट जो है राजस्थान में। ठीक है, उन रॉक फॉस्फेट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और इसी चीज़ पे उन्होंने मीटिंग करी थी, और इस पे जो एक्शन प्लान जो बनाया गया है, किस तरीके से हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं इन फर्टिलाइजर्स, सो इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है उस मीटिंग में। सो अगर मैंने आपको जैसे बताया करंट सिनेरियो क्या है, 90% ऑफ दी डीएपी एंड एनपीके आर इम्पोर्टेड, अभी भी इसको इम्पोर्ट किया जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में आ गया होगा। सो जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, which state government has collaborated with United Nations World Food Program to improve the household food and nutritional security? So जो ऑप्शंस हैं वो हैं झारखंड, ऑप्शन बी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन सी इज़ बिहार एंड ऑप्शन डी इज़ छत्तीसगढ़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जो करेक्ट आंसर है इसका, अगर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। द ओडिशा गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज जॉइंटली हैंड्स टू इम्प्रूव द हाउसहोल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड्स इनिशिएटिव एंड रीचिंग द थाउजेंड्स ऑफ स्टेट सपोर्टेड वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कहने का क्या मतलब है कि इसका ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव कि हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस हो, एम्पावरमेंट मिले, लाइवलीहुड इन्हांस हो, किनका? वुमेन्स का। तो ये था बेसिक क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सो बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, with which companies CMPDI linked MOA for the development of solar power projects? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन बी इज ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी इज वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एंड ऑप्शन डी इज सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है CMPDI, एंड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी, रांची साइंड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो है इसका मतलब क्या है, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इसमें हेल्प किया गया है CIL को। इससे क्या मिलेगा? इससे CIL यानी जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको हेल्प मिल रहा है या फिर हेल्प मिलेगा टू बिकम नेट जीरो एनर्जी कंपनी। सो नेट जीरो एनर्जी कंपनी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंपनी जो भी एनर्जी यूज़ कर रही है उतना ही एनर्जी क्रिएट करे रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज से, लाइक विंड से, या फिर हम कह सकते हैं सोलर से, या फिर रेन से। ज़्यादा किसको फ़ायदा हो रहा है? ऐसी कंपनीज़ जो कि एनर्जी वगैरह का कंजम्पशन करती हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं, उनको नेट जीरो एनर्जी कंपनी बनने में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी समझ में आ गया होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is, what is the rank of India in the Global Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink? ठीक है, options are rank 20, option B is rank 29, option C is rank 37 and option D is rank 10. So जो इसका correct answer option number A, that is rank 20. India has moved up 3 spots to be ranked at the 20th spot among the top 100 countries in the Global Startup
इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं कि 2019 में इंडिया का जो रैंक था वो था 17th। 2020 में अगेन ये जो रैंक है वो 6 स्पॉट डाउन हो गया और हम चले गए थे 23rd रैंक पे। नाउ अगेन 2021 में जो रैंक है हमारी, हमने 3 रैंक्स गेन करे हैं, यानी हमारा रैंक जो है इन्हांस हुआ है। अब हम आ गए वापस से रैंक नंबर 20 पे। अगर हम इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करें, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ हैं वो है यूएस, सेकंड कंट्री इज़ यूके, थर्ड कंट्री इज़ इज़राइल, फोर्थ इज़ कनाडा एंड फिफ्थ इज़ जर्मनी। ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं ये इस रैंक में सबसे ऊपर हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन कंट्रीज़ में स्टार्टअप जो हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। अभी भी आप इंडिया में देखते हो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। मुझे लगता है कि 70 to 80% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स जो है इस फेलियर को और क्या करती है, बढ़ाती हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया अभी फिर से उन्होंने अपने टॉप 20 कंट्रीज़ के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समझ में आ गया होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर 1st जुलाई, ऑप्शन बी इज 3rd जुलाई, ऑप्शन सी इज 2nd जुलाई एंड ऑप्शन डी इज 4th जुलाई। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3rd जुलाई। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 3rd जुलाई। इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द यूजेस ऑफ द प्लास्टिक्स इन द डेली लाइफ फर्स्ट, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट कॉज्ड बाय द प्लास्टिक्स। इन 2 चीज़ों को लेके, या फिर और भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 2 हैं जिनको लेके हम इस डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, या फिर इस डे को हम ग्लोबली मानते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, how many amount has been allocated to Jharkhand under the Jal Jeevan Mission by central government? Option A is rupees 2,347 crore. Option B is rupees 2,267 crores. Option C is rupees 2,683 crores. And option D is 2,479 crores. सो ये तो बहुत ही स्टैटिकल डेटा है। सो अगर आप याद कर सको तो आप इसको याद कर लेना। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द सेंटर हैज़ एलोकेटेड अ रुपीज़ ऑफ 2,479 करोड़ ग्रांट टू झारखंड अंडर द जल जीवन मिशन। सो मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको लास्ट वीक के जो लेक्चर्स मैंने ली थी करंट अफेयर्स के, उसमें मैंने ऐड किया था जल जीवन मिशन के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ जल जीवन मिशन क्या है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि 2019 में स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो सप्लाई करेंगे वाटर को थ्रू पाइप्स टू 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो झारखंड को 572 करोड़ रुपए ही सिर्फ एलोकेट किया गया था, जो कि इस बार हो गया है 2,479 करोड़। सो इट इज़ अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट जो गवर्नमेंट ने झारखंड गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, सो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने जब लास्ट वीक की जो लेक्चर मैंने ली थी करंट अफेयर्स की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था। हमने डिस्कस किया था जल जीवन मिशन के बारे में कि विच स्टेट, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट को इस बार एलोकेट किया गया। तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो टॉप रैंक पे था, जिसमें 97,000 विलेजेस हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 2.63 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, उनको सप्लाई करने की चीज़ें दी गई थी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा सेकंड स्टेट था जिसको सबसे ज़्यादा इस बार एलोकेशन दिया गया है अंडर जल जीवन मिशन, मतलब इसके बाद किसको सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है। सो अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In June 2021, the government has launched a special drive to enroll more farmers under which scheme? Option A is PKVY, option B is PMKMY, option C is PMKSY and option D is PMFBY. सो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटैम्प्ट करो पॉज करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने न्यूज़ में इसको सुना होगा। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन अ मेजर फार्मर आउटरीच द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्पेशल ड्राइव टू इनरोल मोर कल्टिवेटर्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया था। ये इस स्कीम को हम कहते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। ये जो स्कीम है इसमें फार्मर्स को क्या मिलता है, डैमेज के लिए उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, क्रॉप डैमेज के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर क्रॉप डैमेज हुआ है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, पेस्ट इन्फेस्टेशन या फिर किसी डिजीज़ की वजह से। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रीमियम है यानी जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें अगर हम बात करें फॉर खरीफ क्रॉप, ओनली 2% जो अमाउंट है प्रीमियम का वो फार्मर को भरना होता है। ठीक है। रबी क्रॉप के लिए ये जो फार्मर भरते हैं वो ओनली 1.5% भरते हैं। बाकी जो भी 98% या फिर 98.5% है वो गवर्नमेंट उसको उस प्रीमियम को पे करती है। लेकिन अगर बात करें अगर कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए तो फार्मर को 5% जो टोटल प्रीमियम है उसको पे करना पड़ता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The government set to form how many farmers producer organization across the country? Option A is 1000, option B is 5000, option C is 10000 and option D is 15000. So जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कैलाश चौधरी सेड टू बी इन्फॉर्म 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FPOs कहते हैं, अक्रॉस द कंट्रीज़ को उन्होंने बताया है कि हम उनको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर FPOs? FPOs क्या है? तो FPOs कुछ भी नहीं है स्पेशल। FPOs क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल किया जाता है फार्मर मेंबर्स द्वारा, और उन फार्मर मेंबर्स द्वारा जिन्होंने उस FPO को बनाने में, उनके पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प किया है या फिर डिसीजंस जो ली गई हैं उनके अंडर में उसमें हेल्प किया, यानी डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज़ को सेट करने में हेल्प किया जिन फार्मर्स ने, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है। सो इस FPO का फ़ायदा क्या है, ये बहुत सारे फ़ायदा हैं, लेकिन मतलब बेनिफिट जो है बहुत सारे हैं। अगर मैं मेन बेनिफिट बात करूँ तो ये प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दी फार्मर्स। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11 एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोजेक्ट बोल्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड। तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो बैम्बू के लिए है। इसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स। ठीक है। सो इसके फुल फॉर्म से आप इसका आंसर इजीली अब कर पाओगे। सो जो ऑप्शंस है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पॉज करो और आप इसको आंसर करो। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया, द प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, हैज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द ट्राइबल विलेज निचला मंडवा इन उदयपुर, राजस्थान। सो इस स्कीम के अंदर, मतलब बोल्ड जो प्रोजेक्ट लाया गया है, इसके अंदर किया क्या गया है, 5000 सैपलिंग्स और स्पेशल बैम्बू स्पीसीज़। ठीक है। 5000 सैपलिंग्स को लगाया गया है बैम्बू स्पीसीज़ के। और कौन से बैम्बू स्पीसीज़ हैं? बैम्बूसा टुल्डा, TULDA, एंड सेकेंड इज़ बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा, जो कि दोनों जो स्पीसीज़ हैं वो आसाम से लाई गई हैं। इनको प्लांट किया गया है 25 बीघा ऑफ लैंड में। अगर आपको 25 बीघा नहीं पता है तो अप्रॉक्स 16 एकड़ ऑफ लैंड में इसको क्या किया गया है, सैपलिंग्स को लगाए गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि सिंगल डे में सिंगल लोकेशन पे इतना ज़्यादा बैम्बू प्लांटेशन किसी भी जगह पे नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है। सो अगर हम बात करें इसका आइडिया, मतलब ये जो आइडिया है क्यों किया गया, मतलब ऐसा हमने क्यों किया, बोल्ड स्कीम या फिर बोल्ड प्रोजेक्ट हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि इसके पीछे जो आइडिया है टू फॉर्म ग्रीन पैचेस ऑफ बैम्बू इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन्स। ठीक है। ठीक है। ताकि हम ग्रीन पैचेस बना पाए बैम्बू के सेमी एरिड एंड एरिड लैंड जोन्स में, ताकि हम रिड्यूस कर पाएँ लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि हम जानते हैं अगर मिट्टी के ऊपर कोई प्लांट लगा होता है तो मिट्टी को होल्ड करके रखता है। तो लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने के लिए, एंड डिजर्टिफिकेशन, यानी जो लैंड्स डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी वो इनफर्टाइल हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ खादी बैम्बू फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको UN डिकेड ऑफ डेजर्ट्स। सो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि UN डिकेड ऑफ डेजर्ट्स जो है वो किस डिकेड को कहा जाता है। ठीक है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। According to the International Energy Agency, India is expected to add how many megawatts of hydropower projects by 2030? सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसका आंसर अगर याद कर सको तो आप याद कर लेना।
ऑप्शंस जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए 32,000 मेगावाट, ऑप्शन बी इज़ 29,000 मेगावाट, ऑप्शन सी इज़ 35,000 मेगावाट एंड ऑप्शन डी इज़ 26,000 मेगावाट। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्सपेक्टेड द कंट्री टू add 26,000 megawatts of hydropower projects by 2030। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छा लगता है तो फॉर आर मोटिवेशन आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, अपने कलीग्स तक शेयर करें और इस वीडियो को आप क्या करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरीके के लेक्चर्स जो हैं ये अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लेक्चर मुझे कहीं पे ऐसे जनरल यूट्यूब चैनल्स पे नहीं दिखे, तो हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया ताकि करंट अफेयर्स तो बहुत अवेलेबल हैं लेकिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो हैं वो इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, अपने अगर IFS पेपर्स के लिए अगर आप पढ़ते हो तो अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज क्रॉप इंश्योरेंस वीक 2021 ऑब्जर्व्ड, यानी कहने का मतलब है क्रॉप इंश्योरेंस वीक 2021 के लिए कब ऑब्जर्व किया गया। ऑप्शन ए इज़ जुलाई 1 टू जुलाई 7, ऑप्शन बी इज़ जुलाई 3 टू जुलाई 9, ऑप्शन सी इज़ जुलाई 4 टू जुलाई 10 एंड ऑप्शन डी इज़ जुलाई 2 टू जुलाई 8। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1 टू जुलाई 7। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन फॉर फसल बीमा योजना ड्यूरिंग द क्रॉप इंश्योरेंस वीक, जो कि था 1 जुलाई टू 7 जुलाई। अब अगर हम बात करें तो ये स्कीम क्या है, मतलब ये वीक क्या था, तो इस वीक में टारगेट किया गया कि हमारे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया जहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाया, यानी हम कह सकते हैं जिनका लो पेनिट्रेशन है उन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉप स्कीम जो हमारा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो पहुँच नहीं पाया है वहाँ तक पहुँचाना। तो इस वीक का इस बार के लिए मतलब 2021 के लिए ये टारगेट था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। द वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ये बहुत ही लेटेस्ट है, अगर आप आंसर कर पाओ तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो। सो ऑप्शन आर द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी इज जुलाई 7, ऑप्शन सी इज फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जुलाई एंड ऑप्शन डी इज जुलाई 6। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 7। द वर्ल्ड चॉकलेट डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल चॉकलेट डे, इज़ एन एनुअल ऑब्जर्वेशन टेकिंग प्लेस ग्लोबली ऑन 7 जुलाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है कि हम मनाते क्यों हैं, यानी इस डे को हम याद ही क्यों रखते हैं। सो इस डे को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1550 में, यानी 7 जुलाई 1550 में जो चॉकलेट है यूरोप के सारे रीजन्स में मिलने लगा था। कहने का मतलब है कि पूरे यूरोप में हम चॉकलेट्स को सेल करने लगे थे। ठीक है, उससे पहले क्या था, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स थे लाइक मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका जहाँ पे ही सिर्फ चॉकलेट अवेलेबल हुआ करता था। ठीक है, तो ऑन 7 जुलाई 1550 जो चॉकलेट था वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया, फिर कह सकते हैं सेल किया गया, या फिर हर रीजन्स में पहुँचा था। इसीलिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं फॉर इंटरनेशनल चॉकलेट डे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज़ बीन नेम्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन ए इज़ गुजरात, ऑप्शन बी इज़ राजस्थान, ऑप्शन सी इज़ मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राजस्थान। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ नेम्ड रामगढ़ विषधारी सेंचुरी एज द 4th टाइगर सेंचुरी इन राजस्थान। सो इस को नाम दिया गया है, मतलब 4th सेंचुरी टाइगर रिजर्व के लिए, अगर टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो दिया गया है इन्हें, सो टाइगर रिजर्व के लिए, सो इसे दिया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NTCA कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये तो 4th है इन राजस्थान। इंडिया में बात करें तो इट इज़ द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर करो। ग्लोबल टाइगर डे जो कि अभी आने वाला है, इसी मंथ में है, सो ग्लोबल टाइगर डे किस डेट को मनाया जाता है। सो अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। विच स्कीम लॉन्च्ड बाई KVIC to create bamboo based green patches on land in arid and semi arid zones। सो अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस पहले। सो ऑप्शंस जो हैं वो हैं बोल्ड, ऑप्शन बी इज़ भीम,
ऑप्शन सी इज़ बीट एंड ऑप्शन डी इज़ भारत। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही आपको ये डिस्कस किया था, बोल्ड, जिसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक project called BOLD to create bamboo-based green patches of land in arid and semi-arid zones। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर है, क्या है ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विथ होम इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेट वर्चुअली टू कॉपरेट इन एग्रीकल्चर। जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर ए माइक पॉम्पियो, ऑप्शन बी इज़ कमला हैरिस, ऑप्शन सी इज़ जानू सैज, आप इसको प्रोनाउंस कर लेना, एंड ऑप्शन डी इज़ दिमित्री पैट्रूसेव। पढ़ता हूँ। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह तोमर एंड मिनिस्टर फॉर द यूरोपियन कमीशन, दैट इज एग्रीकल्चर यूरोपियन कमीशन एग्रीकल्चर, मिस्टर जानू सैज मेट वर्चुअली टू कॉपरेट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉर द कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून फॉर एनी अपडेट। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको हमारे चैनल के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमारे वेबसाइट www.goforagriculture.co.in पे भी लॉगिन कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऑन सेम टाइम।